नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है सभी साथियों का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का टॉपिक एक यूनिक टॉपिक जो पटवार विशेष के तौर पे नया सिलेबस के अकॉर्डिंग जोड़ा गया है। खास और महत्वपूर्ण टॉपिक हम बात करेंगे, पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, लोक नीति क्या होती है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। बहुत अहम चर्चा, बहुत विस्तृत जानकारी, इसमें सारी जानकारी, लोक नीति क्या होती है, अर्थ क्या होती है, क्या होता है, इसके प्रमुख जो विशेषज्ञ है उन्होंने इसकी परिभाषाएं क्या दी है, लोक नीति क्यों आवश्यक है, लोक नीतियां कौन सी अब तक हुई है, उनके प्रकार, नाम, सारा विश्लेषण आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। सबसे खास बात, लोक नीति की क्यों आवश्यकता हो, यानी पब्लिक पॉलिसी सरकार क्यों बनाती है। सरकार पब्लिक पॉलिसी, सरकार अपनी जो योजनाएं हैं, जो अपनी इच्छाएं हैं, जिस भी प्रकार की सरकार क्या करती है, लोगों पर या जन कल्याण के लिए लागू करती है, वो नीतियों के माध्यम से करती है। सबसे अहम योगदान आज की क्लास में यही रहने वाला है कि सरकार किस प्रकार से लोक नीतियां लाती है, क्या अर्थ होता है इनके प्रकार के बारे में हम क्लास में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो, लोक नीति का इंग्लिश में हम बात करें तो पब्लिक पॉलिसी होता है, और हम बात करेंगे लोक नीति, यानी मैं बात करूं तो यहां से मुद्दा आ जाएगा अपने पब्लिक पॉलिसी का। ठीक है, सबसे पहले एक शब्द होता है पब्लिक, इसका अर्थ होता है सामान्यकरण या जनरलाइज्ड कल्याण। यानी सामान्य तौर पे हम बात करें पब्लिक के कल्याण के लिए कोई भी प्रकार की नीतियां बनाई जाती है जो सरकार के द्वारा, उन नीतियों पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, पब्लिक यानी एक तो पब्लिक की और एक होती है पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या होता है, कार्यवाही, या इसको कह सकते हैं एक्शन या एक्टिविटी। सरकार की कोई भी कार्यवाही, एक्शन या एक्टिविटी जो भी होती है वो किस में आएगी, वो आती है लोक नीति में। यानी लोक नीति क्यों लाती है सरकार, सरकार अपनी योजनाओं को इन नीतियों के माध्यम से क्या करती है, प्रदर्शित करने का प्रयास करती है। हाँ राहुल जोशी भाई, राम राम। ठीक है, सरकार नीतियों के माध्यम से क्या करती है, अपनी नीतियां जो होती है वो लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी के माध्यम, अपनी योजनाएं जो होती है वो इसके माध्यम से क्या करती है, लोगों के सामने यानी धरातल पर लाने का प्रयास इसमें करती है। ठीक है, अर्थात लक्ष्य को पाने की कार्यवाही। जबकि निजी, देखो एक तो होता है लोक नीति का प्रमुख कारण और काम होता है कि लोगों का कल्याण करना, वेलफेयर के कार्य करना लोक नीति का महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, अर्थ में देखो एक्शन एक्टिविटी, यानी अर्थात लक्ष्य को पाने की जो कार्यवाही होती है वो लोक नीति में आएगी। जबकि निजी में बात करें, निजी जो नीतियां होती है ना, निजी क्षेत्र की नीतियां, उसका हमेशा उद्देश्य रहता है लाभ प्राप्त करना, उपभोग करना, स्वार्थ के उद्देश्य से होता है। जबकि सरकार की जो नीतियां होती है, लोक नीतियां जो होती है, उनका उद्देश्य क्या होता है, कल्याण करना, उनका प्रमुख क्या होता है, उद्देश्य होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में बात करें तो जन कल्याण, सार्वजनिक क्षेत्र की जहां से बात करें तो जन कल्याण इनका उद्देश्य होता है। परिभाषा क्या होती है लोक नीति, जन कल्याण हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए व्यवहारों, कानूनों, योजनाओं, कार्यों का एक समुच्चय। यानी जन कल्याण के लिए सरकार द्वारा कोई भी प्रकार के जो व्यवहार किया जाता है, कोई भी प्रकार के कानून जो बनाए जाते हैं, कोई भी प्रकार की योजनाएं जो लाई जाती है, या कोई भी प्रकार के सरकार के जो कार्य किए जाते हैं, इन सब का सामूहिक रूप से हम क्या नाम देते हैं, लोक नीति। यानी लोगों के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा लागू की गई नीतियां, ये किस में आती है, सारी चीजें लोक नीति में आती है। नेक्स्ट देखो, जैसे मैं बात करूं लोक नीतियां, पवन ऊर्जा एक प्रकार की लोक नीति है, पवन ऊर्जा नीति है, सौर ऊर्जा नीति है, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा नीति है, स्वास्थ्य आदि जन सामान्य के जीवन से जुड़ी हुई, यानी जन सामान्य और आम लोगों से जुड़ी हुई जितने भी योजनाएं, नीतियां, कार्य, व्यवहार जो सरकार का होता है वो किस में आएगा, सारा का सारे वो सभी कार्य व्यवहार सब किस में आते हैं, लोक नीतियों में आते हैं। ठीक है, संविधान के भाग 4 में राज्य नीति के निर्देशक तत्व लोक नीति की एक प्रारंभिक और पूर्व सूचना के रूप में दिखाई देते हैं। अब जैसे संविधान का भाग 4 है, संविधान के भाग 4 की जैसे हम बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसमें नीति निर्देशक तत्व है। और नीति निर्देशक तत्व कौन से होते हैं, किसी भी, मान लो कि अगर हम बात करें तो यह नीति निर्देशक तत्व वे होते हैं जो न्यायालय में इसके प्रति आप यानी न्यायालय में द्वारा अवैध योग्य होते हैं। यानी सरकार जो भी योजनाएं और
मानो कि कानून बना रही है उसमें लोगों के कल्याण की जो भावनाएं ऐड करती है वो नैतिकता के तौर पर नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं। जैसे वृद्धावस्था पेंशन, काम का अधिकार, जैसे नरेगा, प्रसवकालीन अवकाश है, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई योजना है, तो सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन नीतियां जब बनाई जाती है तो अगली सरकार रिपीट और लोगों के प्रति जवाबदेही और भावनाओं यानी भावनात्मक जुड़ाव के लिए नीति निर्देशक तत्वों को भी शामिल किया जाता है। और वही प्रक्रिया किस में होती है? लोक नीति में होती है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व लोक नीति की एक प्रारंभिक और पूर्व सूचना के रूप में अच्छे से आपको यानी भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों में नीतियां दिखाई देती है। नीति निर्देशक तत्वों में राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जनसाधारण के जीवन को उन्नत बनाने और उनकी सुविधा के विभिन्न संसाधनों को प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। यानी इसमें ये किया जाता है कि जिन जीवन के साधारण की बात करें हम तो जीवन को उन्नत बनाने और उनकी सुविधा के विभिन्न संसाधनों को प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया जाता है। ठीक है, ये मोस्टली आपको क्या करना है? नोट करना है। जैसे मैं बात करूं तो लोक नीतियों के संदर्भ में जैसे सरकार क्या करती है, मानो कि रोजगार की यानी रोजगार 15 दिन में रोजगार की गारंटी नरेगा चलाया गया सरकार के द्वारा। तो एक तो नीति निर्देशक तत्वों में साफ साफ लिखा है काम का अधिकार है। ठीक है, काम का, शिक्षा का, लोक सहायता प्राप्ति का, जैसे वृद्धावस्था लोक सहायता आती है, तो इसके लिए नीतियां तो निर्मित करेगी सरकार और वही नीतियां मानो कि लोक नीति में आती है। हालांकि टॉपिक देखो विशेष तौर पे पटवार में पहली बार नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, वैसे आरएस और यूपीएससी में ये टॉपिक पहले से चलता है। ठीक है, बहुत अच्छा और जबरदस्त टॉपिक है, सरकार के संदर्भ में ये चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण। जैसे रोजगार है, आवास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधाएं, मातृत्व सहायता, पर्यावरण संरक्षण, बच्चों और महिलाओं के गरिमापूर्ण स्वास्थ्य विकास, कृषि, पशुपालन, औद्योगिक क्षेत्रों के हित संवर्धन इत्यादि ये किस में आते हैं। यहां से अगर हम बात करें तो ये लोक नीति के लिए सरकार क्या करती है? नीति निर्देशक तत्वों के अकॉर्डिंग इन पर क्या करती है? कानून योजनाएं निर्मित करती है और वही सरकार की क्या होती है? निर्मित कर रही है सरकार। जैसे नरेगा के तहत अधिकार दिए, सरकार स्वास्थ्य का अधिकार दिया है, सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिकार दिया गया, आपको सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं, सरकार इस प्रकार के रूल्स बना रही। तो सरकार बना किससे रही? नीतियां तो बना रही। सरकार का उद्देश्य इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक का मतलब कि जैसे मानो कि आपको महंगाई के दौर में आपको ऊपर लाना या महंगाई के दौर से आपको किस प्रकार से ये जो मानो कि एक प्रकार से बात करें हर चीज महंगी होती है, इसमें आपको किस प्रकार से आर्थिक रूप से अपने आप को समृद्ध करना है, इसके प्रयास सरकार करते हैं। और सरकार चाहती है, कुछ नीति ऐसी होती है जिसमें सरकार खुद नहीं चाहती, लाए जाते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है, वो नीति आगे कारगर हो या नहीं सरकार को उससे मतलब नहीं होती। दो प्रकार की इसकी प्रक्रिया इसमें होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सरकार और प्रशासन अपने प्राथमिक लक्ष्य के रूप में निर्धारित करके समयबद्ध तरीके से उपलब्धता सुनिश्चित करना। यानी सरकार और प्रशासन अपने प्राथमिक लक्ष्य के रूप में क्या करते हैं? निर्धारित समयबद्ध तरीके से उपलब्धता या सुनिश्चित करते हैं क्या चीज किसको कैसे उपलब्ध हो गई। ठीक है, लोक नीति एक शैक्षिक विषय के रूप में भी प्रारंभ हुई थी। कब? देखो ये मोस्टली चीज नोट करनी है। लोक नीति को हम कब से पढ़ने लगे? एक शिक्षा के तौर पर, एक शिक्षा के विषय के रूप में। ठीक है, तो एजुकेशनल सब्जेक्ट के तौर पे हम लोक नीति को 1950 से पढ़ने लगे। प्रारंभ कब हुआ? 1950 में। और उसके बाद जैसे हम नीतियां, स्वास्थ्य नीति है, फिर शिक्षा नीति है, कृषि नीति है, फिर हम एक एजुकेशन के तौर पे शामिल किया, फिर इस प्रकार की अलग अलग नीतियां और जो हमारे सिलेबस में एजुकेशन के तौर पे पढ़ना है इनको हमने सम्मिलित किया था। लोक प्रशासन की बात करें, एक आता है कि लोक प्रशासन यानी विकास प्रशासन इसको कहते हैं। लोगों के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसके संदर्भ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे भारत में आजादी के बाद इन लोक नीति कैसे पनपी? आजादी के बाद में प्रशासन और विकास प्रशासन, प्रशासन और विकास प्रशासन। ठीक है, जैसे मानो कि आजादी के बाद में किस प्रकार का नया प्रशासन लाया गया, विकास के कौन सी योजनाएं तरीके अपनाए गए, वो इसमें लोक प्रशासन। कैसे सरकार ने इसको यानी जो मैनेजमेंट किया है वो किस प्रकार से किया था। ठीक है, फिर बात आती है लोक नीति। देखो प्रशासन विकास प्रशासन को कहते हैं, आजादी के बाद में जो हमने विकास किया ना वो विकास प्रशासन में आएगा। फिर बात करते हैं लोक नीति की। लोक नीति में एक तो चीज होती है नीति बनाना। किस पे बनाना होता है? रोटी कपड़ा मकान के बाद विकास की बात करना। देखो
रोटी, कपड़ा, मकान। एक व्यक्ति के लिए 3 प्रकार की मूलभूत आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। और वर्तमान में क्या आवश्यकता है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। 5 आवश्यकताएं वर्तमान में क्या है? मूलभूत है। पहले रोटी, कपड़ा, मकान तक हम सम्मिलित थे, शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी, स्वास्थ्य की ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। वर्तमान में इन पर हम क्या कर रहे हैं? ध्यान दे रहे हैं। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, यातायात, रोजगार, बीमा, बैंकिंग, सामुदायिक सेवा, ऊर्जा आदि विकास के लोक कल्याण के अर्थ को व्यापक रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखो नीति किस किस पे बनती है? शिक्षा पर नीति बन रही है। 1968 में बने, 1986 में बने, 1992 में संशोधन हुआ, 2020 में वर्तमान में नई शिक्षा नीति आई। ठीक है। स्वास्थ्य नीतियां, स्वास्थ्य नीतियां भी, स्वास्थ्य पर बहुत सारी नीति टीकाकरण के संबंध में या फिर स्वास्थ्य सुधार के लिए नीतियां सरकार निर्मित कर रहे हैं। आजकल तो मनोरंजन के लिए भी, यानी आपने देखा होगा कि पार्क वगैरह, मनोरंजन के मेले वगैरह, इसके प्रति भी पर्यटन को बढ़ावा देना, मनोरंजन को बढ़ावा देना सरकार क्या कर रही है? नीतियां बना रही है। यातायात, परिवहन, सारी चीजें आती है, इसके प्रति भी नीतियां होती है। रोजगार, रोजगार नीति राजस्थान में है वर्तमान की बात करें तो। बीमा, बैंकिंग सेवा से संबंधित है। सामुदायिक सेवा, सामुदायिक सेवा में जैसे मान लो कि स्वास्थ्य वगैरह सुविधाएं प्रदान करना, समुदाय के किस प्रकार से सहकारी समितियां, कुछ इस प्रकार की मानव समितियां गठित करना, सामुदायिक सेवा कैसे प्रदान करें, एक इस प्रकार की ऊर्जा नीति है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इस प्रकार की नीति। ये सारी चीजें क्या है? लोक कल्याण के एक अर्थ को हम एक व्यापक अर्थ में क्या करने का प्रयास करते हैं? समझाने का प्रयास इसके माध्यम से होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, लोक नीति एक विषय के रूप में, लोक नीति का एक विषय के रूप में जब से हमने पढ़ना शुरू किया तो किस प्रकार से इसका विकास हुआ था। ठीक है। तो हम भारत आजाद के बाद प्रारंभिक कार्यकाल में, भारत इससे आजाद हुआ था 1947। ठीक है। तो भारत की आजादी के बाद में जो प्रारंभिक कार्यकाल था ना, स्टार्टिंग शुरुआत के दौर थे ना, उस समय इसमें लोक नीतियां हमने बनाना शुरू की थी। ठीक है। और एक धीरे धीरे हम विकास के दौर पे इसमें आगे बढ़े थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकास हुआ लोक नीति का। देखो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45, उसके बाद में लोक नीति का विकास हुआ। फिर भारत 47 में आजाद हुआ, उसमें भारत में लोक नीति का विकास हुआ। इससे पहले तो हम थे भी अंग्रेजों के अधीन, इसे नीति अंग्रेज निर्मित करते थे अपने लिए। फिर 1950 की बात करें तो ये हमारे लोक नीतियों के निर्माण के संदर्भ में भारत में प्रारंभिक दौर था। ठीक है। हम देखते हैं कि 1948 में औद्योगिक नीति लेकर आ गए थे, तो हमने शुरुआत की थी इसके बाद में। इन तीनों चीजों के बाद की बात आती है, 50 में एक प्रारंभिक दौर आता है। ठीक है। स्वास्थ्य नीति आती है। स्वास्थ्य नीति क्यों लाई गई, क्या कारण था? तो जन्म से मृत्यु दर ज्यादा थी, बीमारियां बहुत ज्यादा थी, इसलिए भारत में क्या लेकर आए हम? स्वास्थ्य नीति लेकर आए। अब डिस्कस पूरा बायोडाटा के साथ में नीतियों की भी चर्चा हम करेंगे। ठीक है। तो भारत में क्या लेकर आए? स्वास्थ्य नीति लेकर आए थे। कब की बात है? क्यों, कारण क्या था? तो मृत्यु ज्यादा हो रही थी, जन्म होने की बजाय जैसे जन्म 10 की हो रही, मृत्यु 15 की हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा? नीति तो लानी पड़ेगी, कारण भी जानना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार से कैसे इन पर कंट्रोल किया जा सकता है। शिक्षा नीति, क्या कारण था शिक्षा नीति का? तो राजस्थान में 1951 के बाद में 1951 जनगणना उसके समय की अगर बात करें तो साक्षरता दर कितनी थी? मात्र 13% थी। और वर्तमान की अगर 2011 की बात करें तो 2011 में साक्षरता दर कितनी? तो लगभग 66% राजस्थान की साक्षरता दर वर्तमान की है। तो यहां से सवाल यह बनता है कि हमने साक्षरता दर में विकास तो किया है, लेकिन अभी भी कमी रह रही है। अभी भी अगर हम बात करें 2011 के अनुसार तो हमारे अभी भी 44% लोग साक्षरता दर यानी शिक्षा से दूर है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि नीतियों ने ग्रोथ तो किया, लेकिन उतना ग्रोथ नहीं कर पाए जितनी जरूरी है अपने को। ठीक है। फिर आती है कृषि नीति। उत्पादन कम था, खपत ज्यादा थी, खाने वाले ज्यादा थे और उत्पादन करने वाले राज्य भारत में बहुत कम या बहुत कम उत्पादन होता था, इसलिए कृषि नीति की हमें जरूरत बहुत ज्यादा थी। आपको पता है उसके बाद में हरित क्रांति आई थी, और मानो कि दूध के क्षेत्र में भी क्रांति, मानो कि फिर बाद में आलू है, अंडा है, हर क्षेत्र में क्रांतियां वगैरह आई थी, लेकिन सबसे खास है हरित क्रांति। व्यापार नीति, जैसे वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया यूएई मुक्त व्यापार, आज भी हम क्या करते हैं? व्यापार नीति के तहत याद रखना, वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के साथ में मुक्त व्यापार यानी बिना टैक्स के लेन देन क्या कर रहे वर्तमान में। इस प्रकार की नीतियां भी भारत में बहुत सारे समय से आई हुई है। नेक्स्ट देखो, प्रमुख परिभाषाएं नोट करनी है आपको। एक तो थॉमस डाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। थॉमस डाई
लोक नीति वह है जिसमें सरकार कुछ भी करने या नहीं करने का निर्णय लेती है। कितनी अच्छी बात कही है, किसने? थॉमस डाई ने। थॉमस डाई ने कहा है कि लोक नीति वह होती है जिसमें सरकार कुछ भी करने या नहीं करने का क्या करती है? निर्णय लेती है। यानी मैं सीधी भाषा में कहूं तो मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। यानी ये बात इसके तहत कि यानी सरकार जो चाहे मैं करूं या नहीं करूं, उसकी निर्णय पर निर्भर बात आती है। ठीक है। डेविड एस्टन कहते हैं सारे समाज के लिए मूल्यों का प्राधिकृत आवंटन क्या होती है? लोक नीति होती है। यानी सभी समाज के लिए मूल्यों का प्राधिकृत आवंटन, एक आधिकारिक तौर पर मूल्यों को बांट देना समाज में, क्या है? लोक नीति है। चार्ल्स मेरियम, सरकार की गतिविधियां ही लोक नीति। एक तो देखो इसमें आपको थॉमस डाई याद रखना है और एक ये चार्ल्स मेरियम याद रखना है, ये दोनों महत्वपूर्ण है। सरकार की गतिविधियां ही क्या है? लोक नीति है। ठीक है। नए लोक प्रबंधन से संबंधित व्यक्ति, अगर हम बात करें इनके अनुसार, यानी ये नए लोक प्रबंधन से संबंधित व्यक्ति, इनके विचार थे चार्ल्स मेरियम के संदर्भ में। ठीक है। अब देखो चार्ल्स मेरियम ने एक चीज कही थी, एक बात कही थी। चार्ल्स मेरियम की बात करें तो इन्होंने कहा कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, यानी नव लोक प्रबंधन, किसकी बात आती है? चार्ल्स मेरियम की। यानी चार्ल्स मेरियम अपने कथन में ये चीज कहते हैं कि सरकार की गतिविधियां लोक नीति, सरकार जो कुछ भी करती है वो क्या है? लोक नीति है। तो इसके संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कहा, एक इनका सिद्धांत आता है न्यू पब्लिक एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यानी नव लोक प्रबंधन। 1992 के लगभग दौर की बात है ये, जब इनका मैनेजमेंट एनपीएम आता है। इस समय भारत आजादी के बाद सरकार कल्याणकारी योजनाएं, गरीबी मिटाओ, नियंत्रण जैसे शुद्ध उद्देश्यों पर काम कर रही थी। शुद्ध उद्देश्यों का मतलब हो गया सरकार सकारात्मक सोच के साथ इन पर कार्य कर रही थी। ठीक है। तो इस समय आजादी के बाद सरकार कल्याणकारी योजनाएं, गरीबी मिटाओ, नियंत्रण जैसे शुद्ध उद्देश्यों पर काम कर रही थी। और आपको याद हो तो 1991 के आसपास भारत एक नई एलपीजी की शुरुआत की थी। यानी एलपीजी की बात करें, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 के लगभग होते। तो भारत एक विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ में इस समय जुड़ रहा था। और उसी समय 1992 में किसकी बात आती है? चार्ल्स मेरियम के विचार आते हैं, न्यू मैनेजमेंट, पब्लिक मैनेजमेंट। ठीक है। निजीकरण पर जोर दिया। इस समय क्या हुआ था? हमने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर जोर दिया। उसमें सबसे ज्यादा जोर इनके अनुसार किस पर दिया गया? निजीकरण। निश्चित समय में निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति। आपको जैसे ठेकेदारी पड़ता होते हैं, निजीकरण को हम कह सकते हैं ठेके पर देना। जैसे हम बात करें, जैसे मान लो कोई बैंक है, इसको टेंडर ठेके पे दे दिया कि ये निजी लोगों को दे दिया गया। ठीक है। जैसे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, और उस वर्तमान की बात करें बहुत सारे बैंकों को हमने निजी क्षेत्र में सौंप दिया। रेलवे है, जैसे मान लो कि आपने निजीकरण कर दिया, निजीकरण का मतलब ठेके पे दे दिया किसी को, और रेलवे वो संभालने के प्रॉफिट उनका है सारा कुछ, सरकार को फिक्स इसमें इनकम होगी, बस सरकार को उससे मतलब है। तो ये चीजें निश्चित समय में निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति, और उनको कह दिया कि आप इतना कुछ करना। आजकल देखिए हाईवे पर टोल टैक्स क्यों लिया जाता है? क्योंकि टोल वाला ठेके पर दे रखा है, तो वो टोल टैक्स क्यों छोड़ेंगे? तो ये बातें भी इसमें आती है। ये निजीकरण के परिणाम और इसकी मुख्य बातें होती है। ठीक है। एक याद रखना, तो याद रखना न्यू मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पॉलिसी, यानी प्रबंधन की बात किसने कही थी? चार्ल्स मेरियम ने कही थी। और उनके अनुसार विशेष तौर पे पॉइंट नोट करना है कि इन्होंने भारत में जो 1991-92 की जो अर्थव्यवस्था थी, उन्होंने निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण पे जोर दिया था। निजीकरण में तो सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में दे देना या ठेके पे दे देना, और दूसरा वैश्वीकरण, भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ना, यानी समायोजन करना, किसमें आता है? वैश्वीकरण में आता है। ठीक है। एक होता है उदारीकरण। उदारीकरण का होता है जो सरकार के नियम है ना, उन नियमों में थोड़ी ढील देना, यानी छूट देना, ताकि नए उद्योग और नए लोग भी क्या हो सके, इससे स्थापित हो सके। ये बात इसके तहत की गई। फिर देखो याद रखना, जेम्स एंडरसन क्या कहते हैं, इनकी परिभाषा देख लेते हैं। सरकार की उद्देश्यपूर्ण कार्यवाही, यानी सरकार की उद्देश्यपूर्ण कार्यवाही क्या होती है? लोक नीति होती है। यानी सरकार कोई भी काम करती है जिसमें सरकार का कोई न कोई उद्देश्य है। जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया 2000, जैसे हम बात करें तो 2002 में आया था, 86 संशोधन करते, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार। तो सरकार का क्या उद्देश्य था? आरटीआई एक्ट आता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आता है 2009 में। तो सरकार का कहीं ना कहीं तो इसमें उद्देश्य है ना कि शिक्षित होना चाहिए भारत के लोग, इसलिए उद्देश्य जिसमें छुपे हुए वो सारी कार्यवाही नीति में आते हैं। जैसे कोई भूखा न सोए,
कोई भूखा न सोए, इसके तहत इंदिरा रसोई योजना शुरू की थी, वर्तमान में अन्नपूर्णा रसोई योजना नाम है उसका। ठीक है, उद्देश्य क्या था, एक उद्देश्यपूर्ण कार्य, हर व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, इसके तहत भोजन मिलना चाहिए। फिर लोक नीति का निर्माण, विधायिका और कार्यपालिका क्या करती है, लोक नीति का निर्माण करती है। विधायिका मतलब भारतीय संसद नीतियां बनाती है, भारत सरकार नीतियां बनाती है इसमें, ठीक है, और कार्यपालिका और विधायिका मिलकर बनाती है। क्रियान्वयन कौन करता है नीतियों को, तो क्रियान्वित की जाती है कार्यपालिका के द्वारा। सहयोग कौन करता है, तो नीति आयोग इसमें महत्वपूर्ण सहयोग करता है। यानी नीति आयोग की स्थापना इसलिए की गई थी कि पहले योजना आयोग था, फिर नीति आयोग है। यह सरकार को सहयोग और नीतियां बनाने में सहयोग का कार्य करता है, कौन सा, नीति आयोग। फिर नीति निर्माण के प्रमुख घटक कौन से, यानी वो घटक जो नीति निर्माण यानी नीतियों को निर्मित करने में अहम योगदान देते हैं। घटक की बात करें तो कौन से ऐसे संगठन, संस्थाएं, व्यक्ति है जो लोक नीति को निर्मित करने के लिए कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। एक आंदोलन हो रहा है, आंदोलन क्यों होता है, आंदोलन इसलिए होता है कि सरकार पर दबाव बनाए। क्यों, जैसे किसान आंदोलन हो रहा है एमएसपी की मांग को लेकर, तो आंदोलन इसलिए हो रहा है कि सरकार का ध्यान उस ओर जाए और सरकार उस पर कानून बनाए। कानून बनाने का मतलब उस पर नीति बनाए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को क्या करते हैं, प्रभावित करने का कार्य इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आगे ध्यान दो, इसमें देखो अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, यूएनसीएचआर, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अच्छा, आप यूएनओ को जानते हो, यूएनओ को आप अच्छे से जानते हो, जैसे यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, बहुत अच्छा योगदान होता है लोक नीति के निर्माण में। अच्छा, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। यूनियन नेशंस काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी विश्व यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ये संगठन है। यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, यूएनसीएचआर है। ये क्या करते हैं, नीति निर्माण के लिए सरकारों पर दबाव बनाते हैं और सरकार क्या करते हैं। अच्छा, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ठीक है, जैसे इसके तहत 10 दिसंबर 1948 को घोषणा हुई थी मानवाधिकार घोषणा पत्र, और जो सदस्य इसमें शामिल है उन सदस्यों को निर्देश दिए गए वो भी अपने क्षेत्र में क्या करें, इस प्रकार के रूल्स यानी मानवाधिकार के तहत आप क्या करो, इनकी स्थापना करो। और सरकार ने स्थापना की भी थी, सरकार ने क्या किया था, स्थापना भी की थी इसे। जैसे भारत की बात करें तो 1993 में मानवाधिकार अधिनियम आया और उसके तहत राज्यों को भी अधिकार दिया गया कि आप भी मानवाधिकार की स्थापना करो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, लोक नीतियों के लिए दबाव बनाते हैं। आईएमएफ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, मनी फंड बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल, के तहत भारत में एलपीजी की शुरुआत। अब एलपीजी में याद रखना है, एलपीजी का मतलब एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी इसको बोल सकते हैं उदारीकरण। एल का मतलब उदारीकरण, प्राइवेट का मतलब हो गया निजीकरण, और जी का मतलब हो गया ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया वैश्वीकरण। ये तीन इसकी बातें याद रखनी है, ठीक है। भारत 2070 तक प्रदूषण मुक्त होगा। ये हमने जो कोप 27 का सम्मेलन हुआ था, अब तो 29 भी हो चुका है, सम्मेलन हुआ था, उसमें ये निर्धारित किया था कि भारत को हम 2070 तक क्या कर देंगे, प्रदूषण मुक्त कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रदूषण मुक्त राष्ट्र कर देंगे। फिर है यूएन यानी यूनियन नेशनल काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित इसके तहत किए गए हैं। नेक्स्ट देखो, सामाजिक आंदोलन जैसे आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार इसको बोलते हैं। सूचना का अधिकार है ब्यावर, अब तो जिला है, पहले ब्यावर अजमेर में शामिल था, अब तो जिला है, से सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ था। और इस आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो आपको याद हो तो अरुणा रॉय ने इसका नेतृत्व किया था, और एक संगठन था मजदूर किसान
शक्ति संगठन। इस संगठन ने सूचना के अधिकार के लिए मांग उठाई थी। संगठन गठित हुआ था 1990 में और इस संगठन का मुख्यालय तिलोनिया अजमेर में था। और दूसरा याद रखना है इसका, मान लो कि स्थापना हुई थी तिलोनिया अजमेर से, और मुख्यालय से अगर हम बात करें तो भीम देवडूंगरी ये राजसमंद में इसका स्थापना थी। ठीक है, संगठन ने क्या किया था, जन सुनवाइयां की थी। एक तो कोट किराना पाली में जन सुनवाई की थी और एक भीम राजसमंद में जन सुनवाई की थी। उससे बहुत सारी विसंगतियां देखने को मिली थी। विसंगतियां देखने को मिली तो यह आंदोलन क्या हो गया था, उग्र हो गया था। और उग्र हो गया तो यहाँ पर एक हम बात कर सकते हैं कि सामाजिक आंदोलन की शुरुआत हो गई थी 1995-96 में। और अंत में यहाँ से बात करें तो भारत में सूचना का अधिकार 2005 12 अक्टूबर 2005 को लागू करना ही पड़ा। तो दबाव बनाया सामाजिक आंदोलन ने, और दबाव बनाकर कैसी नीति बनवा ली, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकार से बनवा लिया। ठीक है, लोकपाल आपको याद होगा एक नीति थी। अन्ना हजारे और ये अरविंद केजरीवाल ने मिलकर क्या किया था, आंदोलन किया था लोकपाल की मांग के लिए। और सरकार को 2013-14 में क्या करना पड़ा, लोकपाल बिल पास करना पड़ा 14 में। लेकिन हाँ, नियुक्तियां 2019 के लगभग की गई थी, बाद में सरकार चेंज हो गई। तो ये मैं कह सकता हूं कि नीति बनानी पड़ी सरकार की, एक नीति थी। पेटा जानवरों के लिए संगठन है। पेटा क्या करता है, जानवरों के संरक्षण के संदर्भ में कार्य करता है और एक प्रकार की लोक नीति, दबाव बनाते हैं जानवरों की हिंसक, जैसे मानो कि जानवरों को इस प्रकार से किस प्रकार के व्यवहार किया जाता है, जानवरों के प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाता है, जानवरों के हिंसक व्यवहार किया जाता है, उस हिंसक व्यवहार से रोकने के लिए संगठन कार्य करता है। ठीक है, फिर है सोशल मीडिया और मास मीडिया। यानी जो सोशल मीडिया आप अच्छे से जानते हो, सामाजिक तौर पे जो मीडिया की भूमिका है, मीडिया की भूमिका इसमें लोक नीति में सरकार पर दबाव डालने के लिए बहुत अहम होते हैं। आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिन से एक मुद्दा चल रहा था कि 4th ग्रेड में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसमें राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाओ, मामला चल रहा था, ऑल इंडिया ट्रेंड पर गया था, ट्विटर या एक्स पर मैं बात करूं तो आज तक चल रहा है वर्तमान। और सरकार को मजबूर कर दिया सिलेबस को चेंज करने के लिए। सरकार को इस प्रकार से हम सोशल मीडिया से अगर युवा लोग, आम लोग, हर व्यक्ति आवाज उठाते हैं तो सरकार का ध्यान उस ओर जाता है। और सरकार का जब ध्यान जाता है तो सरकार उस पर नीतियां या कुछ अपनी नीतियों में संशोधन करने का कार्य करती है। ठीक है, तो देखो टीवी चैनलों का आंदोलन और जनता का देखना। टीवी चैनल भी कभी कभार अच्छे मुद्दे जब उठाते हैं तो उनको भी जनता जब देखती है तो जनता पर उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अच्छे मुद्दों यानी बहुत सारे, हालांकि 24 घंटे अच्छे मुद्दे नहीं होते, लेकिन कभी किसी सारे चैनल एक साथ होकर किसी मुद्दे के प्रति अगर लोगों से विचार राय दे तो सरकार को भी मजबूर कर देते हैं कि उस पर सरकार को कोई ना कोई विधि कानून निर्मित करना पड़ता है। ठीक है, कृषि आंदोलन की बात करें तो किसान विधेयक आए थे, 3 कृषि कानून आए थे। तो ये 3 कृषि कानून जो आए थे इससे हमें ये पता चलता है कि किसान कानून जैसे कृषि कानून सरकार ने बनाए थे, तो सरकार बनाए और फिर सरकार ने वापस भी ले लिए थे कि ये इनको हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इससे एक चीज पता चलता है कि सरकार नीति बना भी सकती है और सरकार नीति वापस भी ले सकती है। 3 किसान कानून आए थे, सरकार नीति बना सकती है और सरकार नीति वापस भी लेती है। तो किसान कानून को सरकार ने क्या कर दिया था, पूर्ण रूप से रद्द करने का कार्य किया था। फिर है राजनीतिक दल, इनकी क्या भूमिका होती है, तो ये ध्यान रखना राजनीतिक दल वैसे 3 प्रकार के होते हैं। पूरे ऑल ओवर विश्व में राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। एक तो होते हैं दक्षिणी पंथी, एक होते हैं वामपंथी। एक तो राजनीतिक दल होते हैं दक्षिणी पंथी और एक होते हैं वामपंथी। और एक राजनीतिक दल होते हैं इसको बोलते हैं दक्षिण और वामपंथियों के मिश्रित रूप से, यानी दोनों का संयुक्त रूप से इसमें कह सकते हैं। ठीक है, दक्षिण पंथी को राइटिस्ट कहा जाता है और वामपंथी को लेफ्टिस्ट कहा जाता है, मध्य वर्ग सेंट्रलिस्ट कहा जाता है। इसमें दक्षिणपंथी वो विचारधारा के लोग होते हैं जो हमेशा पूंजीवाद विचारधारा की क्या करते हैं, बात करते हैं। यानी दक्षिणपंथी उस विचारधारा के राजनीतिक दल होते हैं जो हमेशा किसकी बात करेंगे, पूंजी की बात करेंगे, उद्योगों की बात करेंगे, आर्थिक व्यवस्था की बात करेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, उद्योगों के माध्यम से इतना विकास करेंगे, इतनी अर्थव्यवस्था क्रिएट करेंगे। इस प्रकार के विचार करने वाले राजनीतिक दल किस में आते हैं, पूंजीवादी में। ये हमेशा किसकी बात करेंगे, ये हमेशा उद्योगों की बात करेंगे, व्यापार की बात करेंगे। ये देखो 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होगी, इस प्रकार के विचारों की बात कर रहे हैं। और इसका उदाहरण देखने के लिए मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो बीजेपी।
तो भाजपा वर्तमान में क्या करती है, हमारी अर्थव्यवस्था, जैसे हम 2047 तक विकसित भारत करेंगे, 2047 तक विकसित भारत होगा, 2030 तक, 2035 तक, 2047 तक, यानी हमारी अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन होगी, 47 तक 5 ट्रिलियन तक अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी, हम विश्व में 1 नंबर आएंगे, हम विश्व में विकसित स्थिति में आएंगे। इस प्रकार की विचारधारा पर बात करने वाले जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनको बोला जाता है दक्षिणी पंथी या राइटिस्ट विचारधारा के राजनीतिक दल है। ठीक है, एक विचारधारा होती है जिसको बोलते हैं वामपंथी या लेफ्टिस्ट। इसमें देखो ये हमेशा किसकी बात करेंगे, ये किसान, मजदूर, गरीब और शोषित वर्ग की हमेशा बात करते हैं। यानी वामपंथी किसकी बात करते हैं, किसानों की बात करेंगे, गरीब यानी जो निचला तबका उसकी बात करते हैं। दक्षिणी पंथी हमेशा ऊपरी तबके की बात करेंगे, यानी जो उद्योगों संदर्भ में बात करेंगे। जैसे किस पर है, रोजगार की बात करेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलना चाहिए, ये सब्सिडी यानी छूट की बात करेंगे। जैसे मान लो गैस सिलेंडर पे छूट देने की बात की है, इस प्रकार की विचारधारा इसमें आएगी। ऋण मुक्त यानी जो ऋण लिया है ब्याज पर पैसे ले उसको रूप मुक्त करने की बात करेंगे इसमें। कर छूट, ऋण, कर जो भी है इसमें छूट संबंधी बात करेंगे। इसका अच्छा उदाहरण आप कौन सी पार्टी देख सकते हो, इसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा सीपीआई में, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मार्क्सवादी जो पार्टी है, सीपीआई है, ये पार्टियां क्या होती है, ये हमेशा इस विचारधारा पर कार्य करती है। एक होते हैं जो दक्षिणपंथी भी नहीं है, वामपंथी भी नहीं है, यानी मध्यस्थ पार्टी होती है, यानी इसको बोलते हैं मध्य वर्गीय। ये इसमें क्या होता है, किसान मजदूरों की भी बात करेंगे, पूंजीवादी या उद्योगों की भी बात करेंगे, यानी उद्योग और पूंजीवादी दोनों की बात करेंगे और दोनों का समन्वय रूप देखने को मिलता है। और इसमें जैसे दोनों का समन्वय, जैसे नरेगा में क्या होता है, किसान, मजदूर, गरीब, शोषित, इन सबको बात आती है। और देश की अर्थव्यवस्था का विकास की भी बात किसमें आती है, नरेगा में आती है। तो इनको संयुक्त रूप से हम कह सकते हैं इस प्रकार की विचारधारा। जैसे आपको देखने के लिए एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो मिल जाएगा कांग्रेस। यानी वर्तमान की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विचार कर रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी हमेशा उद्योगों की बात करेंगे, कभी भी उद्योगों के साथ साथ में ये इस प्रकार के किसान, मजदूर, गरीब, शोषित, इस प्रकार की विचारधारा अच्छा आएगी भी, तो इसमें मुख्य रूप से मुख्य धारा में नई विचारधारा आएगी। ठीक है, इसीलिए पूंजीवादियों के बारे में कहा जाता है पूंजीवादी उस तरह से शासन करते हैं कि आपके पास में एक कंबल और 3 लोग हैं, तो जिसमें क्षमता है खींच कर ओढ़ने की वो ओढ़ लो, बाकी अपने स्तर पे देख लो। बाकी ये विचारधारा के लोग क्या करते हैं, सबको बराबर बराबर बांटने का प्रयास इसके माध्यम से करते हैं। और मध्य वर्गीय पार्टियां कौन सी होती है, जो विचारधारा की मैं बात करूं तो मध्य वर्गीय, वामपंथी और दक्षिणपंथी, यानी उद्योग और मजदूर, किसान, गरीब, इन सबको समायोजित रूप से चलाते हुए अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने की बात करते हैं। तो ये विचारधारा पूरे वर्ल्ड में भी, ये याद रखना, पूरे विश्व में भी इसी प्रकार की पार्टियां पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें हितधारी दबाव समूह, यानी मैं कहूं तो इसमें हितधारी या दबाव समूह इसको बोलते हैं। दबाव समूह भी इस प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कई प्रकार के संगठन होते हैं, सांस्कृतिक या अपने जातीय संगठन होते हैं, धार्मिक संगठन होते हैं। ये अपने हित की मुद्दे की बात को लेकर एक आंदोलन करते हैं और इस बात को कहां तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। तो सरकार इस पर क्या करती है, कार्य करने के लिए मजबूर करती है। ऐसे संगठन होते हैं जैसे सामाजिक हो गए, ऐसे संगठन जैसे धार्मिक हो गए, महिलाओं का संगठन है, सामाजिक, किसान संगठन है, आदि प्रकार के संगठन इसमें कार्य करते हैं। समाज की बात रखने वाले विचारधारा है, धार्मिक, हर धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हर धर्म के संगठन होते हैं और वो हमेशा जो संगठन होते हैं हमेशा अपने धर्म की बात करते हैं, किसी दूसरे धर्म की बात करते हैं बहुत कम देखने को मिलेंगे, यानी अपने धर्म के अधिकारों के संदर्भ में बात करते हैं। ठीक है, महिलाओं का संगठन होता है तो महिलाओं पर होने वाले अत्याचार या फिर अन्य प्रकार की जो भी घटनाएं हैं महिलाओं के साथ जो भी होती है वो हमेशा उसकी आवाज उठाने का काम करते हैं। किसान संगठन हमेशा किसानों से संबंधित समस्या उठाएंगे। बच्चों के संगठन अक्सर होते नहीं, लेकिन जो बच्चों से संबंधित संगठन जरूर होते हैं, तो ये भी इसमें होते हैं। जैसे 14 वर्ष के बालक से मजदूरी नहीं करवाई जाए, ये सामाजिक संगठन का परिणाम है, ध्यान रखना। इन्होंने सरकार पर दबाव बनाए और इस प्रकार से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के हानिकारक या जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करवाने पर, यानी करवाने पर रोक लगा दी। महिला हिंसा रोकथाम कानून बनाए। किसान संगठनों द्वारा एमएसपी की जो मांग की जा रही है, एमएसपी की मांग को लेकर आपको पता है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इस प्रकार के जो किसान है यहाँ के, ये किसान सरकार से
बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं। बहुत सारे किसान इस मांग को लेकर सड़कों पे अभी तक ही बैठे हैं। तो कहने का मतलब है मांग किसकी ओर है, मांग किसकी है, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग कर रहे हैं कि कम से कम इतनी उपज, जितनी उपज का खर्चा हमारे लिए आ रहा है। यानी एक मान लो जैसे फसल का उत्पादन करते हैं, प्याज का उत्पादन के लिए फसल, तो इसमें देखो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बीज और बीज के साथ में अन्य जितने भी खर्च वगैरह होते हैं, दवाई वगैरह प्लस मेहनत, इन सबको जोड़कर जैसे प्याज का उत्पादन किया तो पर केजी अगर हमारे पास में 5 रुपए खर्च टोटल इनको मिला के आ रहे हैं, तो हमें इस प्रकार से आप निर्धारित कर दो कि 6 रुपए मिनिमम प्राइस हम खरीद लेंगे। अगर मान लो कि इसकी रेट जैसे प्याज की रेट है, अब मानो 2 रुपए या 3 रुपए हो जाती है, तो किसान इसमें क्या हो रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। बस इसकी गारंटी देने की बात इसमें की जा रही है। तो सवाल इसमें यह कि अगर एमएसपी गारंटी दी जाती है तो अंतरराष्ट्रीय संगठन ने भारत से क्या कर लेंगे, किनारा कर लेंगे। हालांकि सरकार जब मान लो कि वर्तमान सरकार अब बनी उस टाइम एमएसपी गारंटी देने की बात कही थी, लेकिन बाद में अंतरराष्ट्रीय संगठनों की जो अड़चनों के अकॉर्डिंग ये वर्तमान में नहीं देने का प्रावधान भी चल रहा है। तो ये इस प्रकार के संगठन हमेशा अपने मांग को लेकर, अपने विचारों को लेकर इस प्रकार के क्या कर रहे हैं, एमएसपी की मांग है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, बालकों से संबंधित आंदोलन है, महिलाओं से संबंधित आंदोलन इस प्रकार के किए जा रहे हैं। बेरोजगारों का समूह, बेरोजगारी संगठन भी है जो अपने रोजगार के लिए आवाज उठाते हैं, या फिर जो बेरोजगार है वो अपनी भर्तियां निकालने के लिए समय समय पर आंदोलन करते रहते हैं। इस प्रकार की बातें और इस बात में मोस्टली याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है लोक नीति निर्माण के चरण। लोक नीति के जो निर्माण होता है तो उसके प्रमुख चरण कौन से चरणों से होकर उसे गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो लोक नीति निर्माण, सबसे पहले लोक नीति का निर्माण किया जाता है कैबिनेट सचिवालय के द्वारा। निर्माण कौन करता है, तो कैबिनेट सचिवालय करता है अक्सर, ठीक है। तो याद रखना ये कार्य किया जाता है पीएमओ यानी प्रधान, पीएमओ का मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी प्रधानमंत्री कार्यालय, ठीक है। तो कैबिनेट सचिवालय जो होता है वो एक इसमें अहम भूमिका निभाता है, प्रधानमंत्री कार्यालय। फिर याद रखना नीति आयोग अहम रोल होता है किसमें, लोक नीति के निर्माण में। दूसरी पॉइंट याद रखना सामाजिक अंकेक्षण इसमें होता है। अब देखो इसमें नीति की स्वीकृति, क्रियान्वयन और मूल्यांकन और उस पर प्रभाव की बात करें तो देखो स्वीकृति दी जाती है मंत्रालय द्वारा। अच्छा, पहले लोक नीति निर्माण होती है, फिर स्वीकृति होती है और फिर उसका होता है क्रियान्वयन। तो क्रियान्वयन करने का संबंधित क्या करेगा, जो भी मंत्रालय करेगा, और वही मंत्रालय क्या करता है, उसकी मॉनिटरिंग भी करने का कार्य करता है, ठीक है। वो मॉनिटरिंग भी करते हैं कि नीति किस हद तक लागू हुई है या नहीं। तो मैं यहाँ से सीधी भाषा में बात करूं, संबंधित विभाग इसमें कार्य करते हैं और जो सचिवालय इसमें अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। मूल्यांकन की बात करें, प्रभाव क्या हुए इसके, तो सीएजी और सीजीए जो होते हैं ना, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक वगैरह, रजिस्ट्रार वगैरह, वो इस पर क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं किस हद तक इसका क्या हुआ था, प्रभाव पड़ा था। और एक चीज नोट करना इसी के मूल्यांकन के संदर्भ में, तो ये भी क्या करते हैं इसमें सामाजिक अंकेक्षण, समाज के लोगों से पूछा जाता है कि क्या स्थिति, किस प्रकार की नीति सटीक सही तरीके से रही। यानी इसमें सीएजी, सीजीए, सामाजिक अंकेक्षण, इसके माध्यम से नीतियों को क्या करते हैं, हम मूल्यांकन करते हैं कि किस हद तक ठीक है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर बात आती है नीति आयोग, जो अहम रोल निभाता है इसके संदर्भ में, ठीक है। नीति आयोग में याद रखना कि एक तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको शॉर्ट में अगर एक एक अक्षर ले तो NITI नीति बनता है इसका। स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पे, योजना आयोग के स्थान पे। आपको बता दूं योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना कब हुई, 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग के समाप्त कब कर दिया, समाप्त कर दिया 13 अगस्त 2014 को। तो 13 अगस्त 2014, 15 मार्च 1950 से लेकर 13 अगस्त 2014 तक यहां पर हमारे क्या रहा था, नीति योजना आयोग रहा था। फिर योजना आयोग के स्थान पे क्या स्थापित कर दिया, नीति आयोग। योजना आयोग पहले
योजनाएं बनाता था और नीति आयोग अब क्या बना रहा है, नीतियां बना रहा है। बस काम एक ही है, सिर्फ थोड़ा सा नाम चेंज किया और इसकी पृष्ठभूमि और कुछ अधिकार वगैरह बदले इसमें, ठीक है, कुछ अधिकार और दिए गए। नीति आयोग का हमेशा अध्यक्ष कौन होता है, तो हमेशा अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की निम्नलिखित नियुक्तियां की है। वर्तमान में जो नीति आयोग है उसमें प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने कुछ नियुक्तियां की है, ठीक है। देखो, एक तो उन्होंने हमेशा याद रखना, अध्यक्ष तो हमेशा कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। दूसरा याद रखना पद नाम, एक तो उपाध्यक्ष वर्तमान की बात करें तो कौन है, सुमन बेरी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, सुमन बेरी है। और पहले अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। पहले अध्यक्ष कौन थे नीति आयोग, वर्तमान में वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, 16 वित्त आयोग का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। फिर देखो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी उसको हम बोल सकते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है। इसमें देखो बी वर्तमान में है BVR सुब्रमण्यम, वर्तमान में क्या नीति आयोग के सीईओ है पद पे। कब से, फरवरी 2023 से कंटिन्यू। इससे पहले परमेश्वरम अय्यर थे सीईओ, और इससे पहले अमिताभ कांत थे, और सबसे पहले सीईओ बने थे सिंधु श्री खुल्लर। तो पहले सीईओ कौन बने, फिर दूसरे, फिर तीसरे सीईओ और चौथे सीईओ जो वर्तमान में, 4 सीईओ के पद पर वर्तमान तक बन चुके, किसमें, नीति आयोग में। नेक्स्ट देखो नाम, पूर्णकालिक सदस्य और पदेन सदस्य। पूर्णकालिक सदस्य अधिकतम अगर हम बात करें तो इसमें देखो 4 रूप से 4 हो सकते हैं। और इसमें देखो एक तो विनोद पाल है, लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ। विजय कुमार शाश्वत है, पूर्व DRDO के सचिव रह चुके। रमेश चंद्र है जो कृषि विशेषज्ञ रह चुके हैं, ठीक है। पदेन सदस्य कौन कौन है, तो पदेन सदस्य वर्तमान में राजनाथ सिंह है, केंद्रीय मंत्री है, और राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण केंद्रीय मंत्री है, अमित शाह केंद्रीय मंत्री है। महत्वपूर्ण पदों पर है रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। और इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, ये भी केंद्रीय मंत्री किसमें है, तो ये भी पदेन सदस्य के तौर पे वर्तमान में है, ठीक है। इस पदेन सदस्य पूर्व मंत्री भी हो सकते हैं। विशेष आमंत्रित नितिन गडकरी, थावरचंद गहलोत और रमेश निशंक पोखरियाल, ये 4 सदस्य क्या है, विशेष आमंत्रित तौर पे नीति आयोग में वर्तमान में। सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है, सोचने की क्षमता वाला जो टैंक है उसको में उसी ये नीति आयोग को कहा जाता है। केंद्र और राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धी यानी सहकारी संघवाद किसकी बढ़ावा देने का कार्य है, तो नीति आयोग का कार्य। ये मोस्टली याद रखना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा कौन देता है, नीति आयोग देता है। नेक्स्ट देखो लोक नीति के प्रतिमान की अगर बात करूं तो 1970 से 80 में इसके प्रतिमान यानी इनके प्रतिमानों का क्या हुआ था, विकास 1970-80 के दशक में हुआ था। लोक नीति के प्रकार, अब कौन से प्रकार की लोक नीति होती है, एक तो होती है तात्विक लोक नीति, जो क्या करते हैं, समाज के सभी वर्गों के कल्याण और विकास की बात करती है, जैसे शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति। ये नीतियां क्या करती है, हर वर्ग के लिए काम करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य नीति प्रत्येक वर्ग, जैसे बच्चे, महिला, बूढ़े, हर व्यक्ति के लिए काम करेगी समान। ऐसी नीतियों क्या बोलेंगे, तात्विक नीति कहेंगे। एक होती है नियामक नीति, ये जैसे व्यापार है, व्यवसाय है, वितरण के नियामक हेतु कार्य करती है। यानी नियामक का मतलब कि व्यापार कुछ विशेष क्षेत्र में कार्य करती है, व्यापार है, व्यवसाय है, वितरण है, इनके नियामक हेतु कार्य, रेगुलेटरी का कार्य करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। जैसे बैंकिंग नीति है जो क्या करती है, जिससे क्या बैंकिंग नीति के तहत RBI नियंत्रित करने का काम करती है। सेबी है, ये शेयर मार्केट को नियंत्रित करने के लिए सेबी है, ये शेयर मार्केट कौन नियंत्रित करती है, सेबी करती है। LIC है, भारतीय जीवन बीमा निगम। IRDA है, SIDBI है, स्मॉल इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको SIDBI को कहा जाता है, ठीक है। IRDA है, यहां से अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार की नीतियों का कार्य करती है। फिर वितरणात्मक नीति, नंबर 3 पे बात की, डिस्ट्रीब्यूटिव, समाज के कुछ विशेष वर्ग हेतु, जैसे वैक्सीनेशन है, महिला और बच्चों के लिए होता है, यानी महिला और बच्चे आगे, मान लो कि महिलाएं
इससे जन्म के समय बच्चों के और महिलाओं के लगाए जाते हैं। जन्म से पहले बच्चे की माँ के लगाया जाता है, जन्म के बाद भी बच्चे के और महिलाओं के वैक्सीनेशन होता है, जैसे पोलियो की खुराक वगैरह, टिटनेस के टीके वगैरह जो होते हैं ना, वो वैक्सीनेशन, काले खांसी, कुत्ता खांसी जो भी है। फिर देखो पीडीएस, अंत्योदय योजना, बीपीएल योजना, इस प्रकार की योजनाएं क्या होती है, कुछ विशेष वर्ग के लिए होती है। अंत्योदय योजना, बीपीएल योजना समाज के हर वर्ग के लिए उपलब्ध नहीं है, कुछ विशेष वर्गों के लिए वितरण किया जाता है। अनुच्छेद 21 के तहत जैसे 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को ही शिक्षा का अधिकार है कि नहीं है, तो ये विशेष बालक है, इसे कम आयु के भी नहीं है 21 के, और 14 से ऊपर के लिए भी नहीं है। पुनः वितरणात्मक है, यानी रीडिस्ट्रीब्यूटिव, समाज के विशिष्ट वर्ग हेतु ताकि सामाजिक आर्थिक बदलाव लाया जा सके। जैसे लैंड रिफॉर्म पॉलिसी, भू सुधार नीति पहली आई थी कब, 1951। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब आता है, 1956 में, ठीक है। वर्तमान में भू राजस्व अधिनियम 1956, ये 55 का ध्यान रखना, काश्तकारी। भू राजस्व अधिनियम आता है राजस्थान में कब, 1956 में। ये क्या करते हैं, पुनः वितरणात्मक, यानी विशिष्ट वर्ग हेतु सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए समाज में जमीनों का वितरण करने का कार्य करने के लिए ये कुछ विशेष वर्ग के लिए नीतियां लाई गई। फिर देखो पूंजीगत नीतियां, कैपिटलाइजेशन, वित्तीय अनुदान देते हैं, जैसे अनुप्रति योजना, सिलेंडर सब्सिडी योजना, ये क्या करते हैं, पूंजी देते हैं। अनुप्रति में छात्रवृत्ति मिलती है कोचिंग करने वाले बच्चों को, कॉलेज करने वाले बच्चों को। सिलेंडर सब्सिडी है इसमें, यानी पूंजीगत, इसमें भी क्या होता है, रिफंड वापस बैलेंस, इसमें सीबीटी के माध्यम से, ये मुख्य रूप से याद रखना। फिर अतिरिक्त लोक नीति के उद्देश्य क्या है, लोक नीति क्यों लाई जाती है। लोक नीति का उद्देश्य होता है, एक तो देखो सरकारी संस्था द्वारा अपनाई जाती है लोक नीति, सरकार ही लाती है। अगर कोई निजी व्यक्ति ला रहा है तो निजी नीति होती है, लोक नीति नहीं होती है। लोक नीति एक निर्णय न होकर गतिविधियों को बढ़ावा, गतिविधियों को करने का एक पैटर्न, यानी पैटर्न का मतलब क्या हो गया, एक तरीका होता है, कि एक निर्णय नहीं होता है, किसी भी कार्य को करने का एक तरीका होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोक नीति बोलते हैं, ठीक है। लोक नीति लक्ष्य उन्मुख होती है, यानी लोक नीति किस प्रकार की होती है, लक्ष्य, इनका हमेशा लक्ष्य होता है कि इतना लक्ष्य यहां तक पहुंचेगा, कितने उद्योग स्थापित किए। जैसे राइजिंग राजस्थान के तहत एमओयू हुआ था बहुत सारे उद्योगों के साथ में, तो इसमें यह है कि कितने उद्योग चले, कितने उद्योगों तक एमओयू सक्रिय रहा, निष्क्रिय रहा, ये सारी चीजें इसमें होती है। लोक नीति दर्शाती है कि सरकार क्या करना चाहती है, यानी सरकार का उद्देश्य क्या, सरकार क्या करना चाहती है, ये लोक नीति का उद्देश्य होता है। जैसे रोजगार देना, नरेगा, भूखा न सोए, अन्नपूर्णा या इंदिरा रसोई योजना जो है, ये सारी चीजें इसके बाद आती है। एक तो लोक नीति में सरकार के मंशा दो प्रकार की होती है, एक तो सकारात्मक, यानी सरकार पॉजिटिव है, सरकार करना चाहती है, इस प्रकार की बातें इसमें आती है सकारात्मक। एक है नकारात्मक में, सरकार क्या नहीं करना चाहती है, नहीं करना चाहती वो सरकार का विचार किस प्रकार के, नेगेटिव। अब जिसमें मैं बात करूं तो पंडित नेहरू द्वारा जो मानो कि विदेश नीति और बहुत सारे संगठन ऐसे स्थापित उसके उनके समय के स्थापित है, तो वर्तमान प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार के संगठन, बहुत सारे संगठनों को इग्नोर भी किया जा रहा है और उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही, तो सरकार उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहती। और नए उद्योग, जैसे योजना आयोग उस समय स्थापित हुआ था, सरकार योजना आयोग की जगह नीति आयोग लेकर आए, तो सरकार योजना आयोग को बंद करना चाहती है, नीति आयोग आगे बढ़ाना चाहती है। अब जैसे अगली सरकार चेंज होगी तो वो किस ओर जाएगी, वापस योजना आयोग की ओर आगे परिवर्तित होगी। तो ये प्रक्रिया किस में आएगी, सरकार क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती, तो ये नीतियों के माध्यम से क्या होता है, जाहिर होता है। लक्ष्य 2070 तक भारत कार्बन मुक्त होना चाहिए, यानी प्रदूषण मुक्त होगा, ये भारत का लक्ष्य, सरकार ऐसा करना चाह रही है। सोलर एनर्जी पर ध्यान देना बहुत ज्यादा, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, सोलर एनर्जी बहुत सारी प्लेटें लग रही है। सरकार क्या करना चाह रही है, सोलर एनर्जी पर ध्यान बहुत ज्यादा देना चाहती है। कोयला संयंत्र पर ध्यान देना, फिर सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की ओर ध्यान देना, इस प्रकार की, यानी सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास पे जो लोक नीति होती है उसके क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। फिर बात आती है कि भारत की जो प्रमुख लोक नीतियां कौन सी है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो लोक नीतियां लाई गई है, उन नीतियों की हम बात करें, कौन सी लोक नीतियां लाई गई है, ठीक है। एक तो देखो पंचवर्षीय योजनाएं थी, ये एक प्रकार की सरकार का विचार था
कि नहरों के माध्यम से हर खेत हर क्षेत्र को जल उपलब्धता और नहरों के माध्यम से जोड़ने का प्रयास था। इसलिए पंचवर्षीय योजनाएं भी इसमें लाई गई थी। और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सरकार योजना लाकर बताना चाहती है कि हम अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं, 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना आती है 1951 से 1956 के मध्य, और 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है 2012 से 2017। यानी पंचवर्षीय योजना 1 से लेकर 12 तक ही आई थी। 12 में क्या कर दिया, फिर 2000 मान लो कि 2015 में हम नीति आयोग लेकर आए, और नीति आयोग में योजनाएं पर इस प्रकार की योजनाएं शामिल नहीं की गई। अंतिम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 12 से 17 तक था, वो तो चला, उसके बाद में नई पंचवर्षीय योजनाएं नहीं आई थी। तो 1947 से लेकर 2017 तक जहां से मैं बात करूं, भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन अवधारणा का आधार था क्या, पंचवर्षीय योजना। 47 से लेकर 17 तक हम पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था को संचालित करने का प्रयास कर रहे थे। फिर आती है शिक्षा नीति। शिक्षा नीति 1968 में आई थी। कोठारी आयोग था। कोठारी आयोग की सिफारिश पर त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया था। त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है, इसमें देखो, एक तो त्रिभाषा में क्या आएगा, एक तो इंग्लिश, एक हिंदी और एक मातृभाषा। आपकी मातृभाषा जो भी हिंदी 22 भाषाओं में से कोई सी भी शामिल की जाती है इसमें से। ठीक है, तो त्रिभाषा फॉर्मूला, और इसमें यह भी निर्धारित हुआ था कि जो बजट है हमारा वार्षिक बजट, उसका 6% खर्च है, जीडीपी का जो खर्च है 6%, वो किस पर खर्च करना है, शिक्षा पर खर्च करने का। ये हम कब ला चुके थे, 1968 में ये निर्धारित, इसके माध्यम से शिक्षा नीति में हम कर चुके थे। 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया था हमने, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब नई शिक्षा नीति लाए, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब हो गया हर बच्चे को बोर्ड तक पहुंचाने, यानी शिक्षा का अवसर, यानी शिक्षा के द्वार तक पहुंचाना। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1968 की शिक्षा नीति, 86 की शिक्षा नीति में आया था। इसको रूपांतरित या मॉडिफाई किया था 1992 में। फिर आती है शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है, 2020 2020 बोलते हैं इसको। कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर यह आता है, और 12 सदस्य समिति में थे। इसके तहत शिक्षा का स्तर को थोड़ा सा बदलाव किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। वर्तमान की बात करें तो स्वास्थ्य नीति 2017 लाई गई है। इससे पहले 1983 में आई थी, 2002 में स्वास्थ्य नीतियां पहले भी आ चुकी है। फिर याद रखना, जीडीपी का 2.5% किस पर खर्च करने की बात है, शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च करने का इस 2017 की नीति का प्रमुख उद्देश्य है। बीमार की देखभाल से लेकर बीमार के कल्याण तक, यानी बीमार होने के बाद में उसके देखभाल से लेकर उसको ठीक होने तक की मुख्य रूप से बातें इसमें की गई। आज राजस्थान की बात करें तो पहले चिरंजीवी योजना, अब नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना कर दिया गया। उसके तहत निःशुल्क, यानी पहले यहां से बात करें तो 25 लाख तक का बीमा था, अब वर्तमान में आयुष्मान योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 लाख का बीमा इसमें होता है, यानी सरकार इतने तक खर्च करेगी। बहुत अच्छी योजना है। विदेश नीति, पंचशील सिद्धांत है, जैसे वसुदेव कुटुंबकम सिद्धांत है, ये हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण आधार है। विदेश नीति के भारत में जनक किसे कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, क्योंकि भारत के पहले विदेश मंत्री और वो नीतियां उनके द्वारा लागू की गई थी। औद्योगिक नीति 1948 में पहली औद्योगिक नीति आई थी, फिर 1991 में नई औद्योगिक नीति आई थी, और उस नई के तहत हमने किसकी शुरुआत की थी, भारत में एलपीजी की शुरुआत की थी, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की। फिर राज्य खनिज नीति, यह आती है राजस्थान की 1992 में। राजस्थान की नई खनिज नीति कब आ रही है, तो राजस्थान की नई खनिज नीति आई थी 2024 में। देखो, पहले आती है 1900 राजस्थानी खनिज नीति 1952 में, वर्तमान में नई खनिज नीति कब आई, 2024 में। और इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, नई 2024 की खनिज नीति उसका है विकसित राजस्थान 2047, यानी विकसित भारत 2047, वैसे राजस्थान में क्या रखा है, विकसित राजस्थान 2047 तक। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी, फिर उसके बाद में 1988 में राष्ट्रीय वन नीति आई थी भारत में। फिर हम बात करते हैं जनसंख्या नीति 1976 और 2000, इसमें जनसंख्या नीतियां आती है। और एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अगर सिफारिश की बात करें तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग गठित किया था कब, सन 2000 में।
ठीक है। एक तो देखो जनसंख्या नीति आती है 1976 में, फिर आती है 2000 में। 2000 में स्वामीनाथन आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी, उसके अनुसार हमने राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग गठित किया था 2000 में। तो नीतियों को हमने अप्लाई भी, क्रियान्वित भी कर रहे हैं। कंप्यूटर नीति आती है 1984 में, प्रौद्योगिकी नीति आती है 1983 में, राष्ट्रीय युवा नीति 1986 में आती है, राष्ट्रीय जल नीति 1987 में आती है, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 में आती है, साइबर सुरक्षा नीति 2013 में आती है। इस प्रकार की प्रमुख कई सारी जो अन्य नीतियां हैं लोक नीति के तहत आती है। ये मोस्टली अगर हम बात करें तो सरकार की योजनाएं, सरकार की नीतियां, महत्वपूर्ण नीतियां, उद्देश्य, नीतियों के प्रकार, घटक, इन सब मुद्दों पर आज की क्लास में हमने बात की थी। तो ये मोस्टली अगर बात करें तो पटवार के लिए विशेष है। बाकी दूसरी भाषा में बात करें तो ये लेवल तो ये कोई यूपीएससी और आरएस से संबंधित है, लेकिन पटवार में नया सिलेबस जोड़ा है तो इसके अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से बने रहिए, मस्त और जबरदस्त तैयारी करते रहिए। आज के लिए सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार, राम राम साथियों।